वेलकम बैक टू द स्मार्ट बाय सिंपलीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमंस। इंसानों में ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे, तो ये हमसे रिलेटेड है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में ऑर्गन्स कौन कौन से ऑर्गन्स है? हार्ट, दिल, लंग्स, फेफड़े, ब्रेन, दिमाग, लीवर, जिगर को बोलते हैं, किडनीज, गुर्दे, स्टमक, मैदे को बोलते हैं, इंटेस्टाइन्स, आंतें, और पंक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच्ड है। एक ग्रुप, एक डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एक ऑर्गन अटैच होता है, उसे पंक्रियाज बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, डाइजेस्टिव सिस्टम है। वेरियस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी ईच विद स्पेसिफिक फंक्शंस। कहते हैं कि बहुत सारे ऑर्गन्स इंसानी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, फंक्शन है, हर एक अपने स्पेसिफिक फंक्शन के साथ बॉडी में प्रेजेंट है। हेयर यहाँ पर आर फ्यू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, यहाँ पे हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको जो है डिस्कस करेंगे। हार्ट, दिल, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन क्यों है ये? इसमें मसल्स टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वो मसल्स जो होते हैं जहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे उनका काम कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है। ये मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? मसल्स टिश्यू प्रेजेंट है। डेड पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जब ये कंट्रैक्ट करेंगे ना तो बॉडी में पूरी बॉडी में ये ब्लड को सर्कुलेट करवाएंगे। जब हार्ट के मसल्स टिश्यूज कंट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, तो ये ब्लड को पंप करेंगे, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगे थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में। इट इज़ एसेंशियल फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। कहते हैं कि ये ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए ज़रूरी है, एंड न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को टू द सेल्स, ये सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिशन यानी खुराक में जितने भी ज़रूरी एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब उन न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन जो लंग्स इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, उसको जो है डिलीवर करने के लिए क्या मौजूद है? हार्ट है, ठीक है। हार्ट कैसे इन्वॉल्व है? ठीक है, ऑक्सीजन तो लंग्स में है, लंग्स ने इनटेक की है, रिस्पायरेटरी सिस्टम ने किया है उसको इनटेक। अब ये बॉडी तक कैसे पहुंचाएगा? देखें, जो हवा होगी यानी ऑक्सीजन होगी वो आएगी लंग्स से। लंग्स में जो प्रेजेंट होंगी ब्लड वेसल्स, वो वेसल्स जो हैं उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगी, वहाँ से एब्जॉर्ब करके वो हार्ट की तरफ पहुँचाएंगी। हार्ट उस ऑक्सीजन को ब्लड के साथ क्या करेगा? जो है मिक्स करेगा। मिक्स करने के बाद वो क्या करेगा? उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा या पंप कर देगा बॉडी की तरफ। आगे इस बात की समझ। फिर है न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? जो खुराक हम खाते हैं वो स्टमक में जाती है, स्टमक से आगे इंटेस्टाइन्स में जाती है। तो स्टमक और इंटेस्टाइन में मौजूद जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं जितने भी बॉडी को चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स। जब और वो क्या होते हैं? ब्लड में चल जाते हैं, तो ब्लड जो है वो फिर क्या करता है? आगे उसको पूरी बॉडी में डिलीवर करता है। रिमूविंग द वेस्ट मटेरियल। अब वेस्ट मटेरियल कैसे रिमूव हो रहे हैं? वेस्ट क्या है? जो बॉडी को ज़रूरत नहीं है जिस चीज़ की, वो क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट। अब जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लड के थ्रू ही जो है किडनी और एनस तक जाएंगी और वहाँ से क्या होगी? बॉडी से एक्सपेल आउट होंगी। लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होती है? जितनी भी फिजिकल मूवमेंट होती है ना, हवा का अंदर जाना और जो है एक्सेस जो इम्प्योर एयर का बाहर आना, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू रिस्पायरेटरी सिस्टम में, ठीक है, तो वो क्या होता है? उसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। लंग्स जो हैं वो क्या हैं? रिस्पॉन्सिबल हैं ब्रीथिंग के, यानी सांस लेने में कौन रिस्पॉन्सिबल हैं? लंग्स। इट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड इन्वायरमेंट। कहता है कि इसने जो एक्सचेंज का मतलब होता है तबादला, इसने गैसेस का तबादला करना होता है। गैसेस कौन सी हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? एयर में प्रेजेंट होंगी। अब एयर जो है कहाँ पे प्रेजेंट है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। अब बाहर के माहौल से ये जो है गैसेस जो हैं जिसे हम एयर बोलते हैं, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, वो इनटेक करेंगे लंग्स उनको इनटेक करेंगे। और फिर क्या करते हैं? जब बॉडी में एक्सेस CO2 हो जाए तो उसको जो है वो क्या करते हैं? ब्रीथिंग का अमल तेज़ हो जाता है और वो जो CO2 होती है, जो एक्सेस होती है, वो लंग्स की तरफ लेके जाई जाती है ब्लड वेसल्स के थ्रू, और फिर ब्लड वेसल CO2 को लंग्स तक पहुंचाती है, तो फिर वो CO2 बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट होती है, क्योंकि वो इम्प्योर एयर हम उसको बोलते हैं। और वो क्या होता है? वो भी ऐसा वेस्ट ही कह लें। तो ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी के तमाम जो है फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। तो इसका नाम क्या रख दिया है? कंट्रोल सेंटर।
इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन। जितना भी बॉडी के पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे ना, वो थ्रू ब्रेन ही है। ब्रेन नर्व्स के थ्रू जो है, जो नर्व्स पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, उनके थ्रू ही जो मैसेजेस भेजेगा और तमाम बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेटेड काम करेंगी। सब बॉडी के सिस्टम्स में कोऑर्डिनेशन कैसे आ रहा है? ब्रेन के थ्रू। तो ब्रेन जो है वो कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अमंग अदर ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन्स के दरमियान। और थिंकिंग जो है वो उसके लिए ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, जो हम सोचते हैं, एंड डिसीजन मेकिंग, और जो डिसीजन हम लेते हैं उन सब में कौन इन्वॉल्व है, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसका ब्रेन। ये सारा काम किसका है? ब्रेन का। हाँ जी, लीवर कैसा ऑर्गन है? लीवर परफॉर्म्स मैनी वाइटल फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसके काम है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम परफॉर्म करता है, जिसमें आ गया फिल्टरिंग द ब्लड। ये ब्लड को फिल्टर करेगा, प्रोड्यूसिंग करेगा बाइल, यानी कि इसने बाइल को प्रोड्यूस करना है। बाइल एक ऐसा केमिकल है जो बाइल डक्ट के थ्रू जो है वो स्टमक में जाता है, वहाँ से खुराक को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। एंड स्टोरिंग द ग्लूकोज क्या है? जो खुराक है, ठीक है। खुराक जो हमारी बॉडी में स्टोर होनी है वो ग्लूकोज की फॉर्म में ही स्टोर होनी है, तो वो कौन कर रहा है? स्टोर लीवर। किडनीज, गुर्दे क्या करते हैं? किडनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। अब ब्लड में जितने वेस्ट हैं, ठीक है, स्टमक में जितने वेस्ट थे वो तो एनएस के थ्रू बाहर निकल गए, और जो है यूरिन जो बनता है वो कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? किडनीज। और दूसरा इस यूरिन में एक्सेस वाटर होता है जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। दूसरा ये कि उसमें वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स बने होते हैं, उनको भी वो क्या करती हैं? उस वेस्ट को फिल्टर करके क्या करती हैं? यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। इस तरह से बॉडी से एक्सेस वाटर और वेस्ट जो हैं वो रिमूव किए जाते हैं। स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, और लीवर भी डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। एक ये स्टमक, इंटेस्टाइन और पंक्रियाज, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। स्टमक जो है कैसा होता है? इस तरह से होता है ये इसका स्ट्रक्चर। इसके जो टिश्यूज़ हैं वो डिटेल से नीचे पढ़ेंगे। आप कहते हैं स्टमक जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें भी मसल्स प्रेजेंट है, मसल टिश्यूज़ प्रेजेंट है, ठीक है, सॉरी, इसमें भी मसल टिश्यूज़ प्रेजेंट है, इसलिए इसको मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। ये मसल जब कंट्रैक्ट करते हैं ना, स्टमक के मसल, तो ये फूड को, और जो बाइल है और जो एंजाइम्स ने जो है फूड को हजम करवाने वाले जो केमिकल्स जो स्टमक के टिश्यूज़ ने एक्सक्रीट किए होते हैं, और जो लीवर से बाइल आ रहा होता है, वो सब क्या करता है? फूड को मिक्सिंग करता है। तो इसका मसल्स इसमें क्यों प्रेजेंट है? ताकि फूड मिक्स हो, मिक्सिंग ऑफ फूड। डैट ब्रेक्स डाउन द फूड यूजिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये फूड को डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू क्या करेंगे? फूड को ब्रेक डाउन करेंगे। फूड में जो बड़े बड़े फैट्स, बड़े बड़े प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ये ब्रेक डाउन करेगा। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स ऐसी प्रोटीन होती हैं जो कोई रिएक्शन करवाती हैं, जो कोई रिएक्शन को कैटालाइज करवाएं या रिएक्शन को तेज करवाएं। इंटेस्टाइन्स कहते हैं इंटेस्टाइन्स आर लॉन्ग, ये लॉन्ग होती हैं, ठीक है, ऐसे लॉन्ग फॉर्म में होती हैं, और ट्यूब्यूलर होती हैं। ट्यूब्यूलर यानी कि ट्यूब्स होती हैं। ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो लॉन्ग हैं और ट्यूब्यूलर हैं, और ये फूड को डाइजेस्ट करेंगे और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, और जितने भी फूड डाइजेस्ट स्टमक ने किया उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। इनमें होते हैं नर्व्स, इसमें ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल जो हैं उनको क्या करती हैं? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो वो भी इन्हीं ऑर्गन्स के जो है वो पार्ट होती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि इंटेस्टाइन ने क्या किया है? न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब किए हैं, यानी कि इसका फंक्शन डाइजेस्टिव फूड से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करना है। पंक्रियाज भी इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गन है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच है। अब पंक्रियाज क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। कौन से एंजाइम्स बनाता है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इट आल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, ये हार्मोन्स भी बनाता है। एंजाइम्स तो वो होगी जो कोई रिएक्शन करवाती हैं, हार्मोन्स वो होते हैं जो कोई किसी चीज़ की कंसंट्रेशन है ना उसको बैलेंस रखेंगी, उसको रेगुलेट रखेंगी। जब शुगर का लेवल हाई होगा तो इंसुलिन जो है प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये ऐसे हार्मोन्स पर इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। और ये जो है जब लो होगा तो ये ग्लूकागोन को जो है प्रोड्यूस करेगा, ताकि ब्लड में शुगर को जो है कंट्रोल किया जा सके। ये इंसुलिन जो होती है, देखें शुगर के मरीज़ों में जो है वो बाहर से ये लगवाते हैं, क्योंकि उनमें जो है इंसुलिन जो नहीं बन रही होती, उनके जो ग्लैंड्स हैं वो ये हार्मोन्स नहीं बना रहे होते। तो हार्मोन जो होते हैं वो ऐसे केमिकल्स हैं जो चीज़ों को बैलेंस करते हैं, ठीक है, जो कंसंट्रेशन, किसी चीज़ की कंसंट्रेशन ब्लड में उसको बैलेंस रखेंगे। और ये जो हैं ग्लैंड होते हैं, ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और एंजाइम्स कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? स्पेशल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो पंक्रियाज भी एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है। स्टमक के टिश्यूज़ जो हैं वो एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि हार्मोन्स हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करेंगी जिन्हें हम ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो पूरा एक ग्लैंड का हमारे बॉडी में सिस्टम प्रेजेंट है जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं।
हमारे पास है स्टमक एज एन ऑर्गन। इसको हम देखें डिटेल से पढ़ने लगे हैं, इसमें कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होंगे और उनका क्या काम होगा वो हम देखने लगे हैं। स्टमक जो होता है, मैदा जो होता है, इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैंने ये बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो क्या है, अहम ऑर्गन है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स की जो पार्शियल डाइजेशन है ना, मतलब कुछ हिस्सा डाइजेशन का, वो स्टमक में होगा। इट स्टोर्स फूड जो फूड आएगी ये उस फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। कुछ देर के लिए इसमें इसको क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। इट इज़ कंपोज ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज। अब इसमें टिश्यूज कौन कौन से प्रेजेंट हैं देखिए। ऑर्गन की डेफिनेशन क्या है। ऑर्गन की डेफिनेशन ये है कि कुछ मुख्तलिफ किस्म के किस्मों के जो टिश्यू हैं वो मिल के कोई रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करें तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन। अब कौन कौन से टिश्यूज पे मुश्तमिल है ये स्टमक। सबसे पहले आता है एपिथेलियल टिश्यू। द इनर वॉल इज मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जो अंदर की वॉल होती है वो एपिथेलियल टिश्यू कहलाती है, ठीक है। इट इज़ ग्लैंडुलर इन नेचर। ये ग्लैंडुलर नेचर है, यानी कि यहाँ पे समझ लो कि ग्लैंड्स, ये ग्लैंडुलर नेचर है। ग्लैंडुलर को, ग्लैंड्स का क्या मतलब है, ग्लैंड्स वो होते हैं जो कोई ना कोई हार्मोन्स या जिन्हें हम दूसरे लफ्जों में केमिकल्स कहते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं। इट इज द ग्लैंडुलर इन नेचर एंड सिक्रीट्स म्यूकस। अब इसका जो नेचर है ना, इसकी जो फितरसी है वो है ग्लैंडुलर। अब हमारी बॉडी में ना ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड जो होते हैं वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। हार्मोन समझ लें कि कोई केमिकल्स हैं, ठीक है। केमिकल्स हैं जो किसी चीज़ को कंट्रोल में रखेंगे, बैलेंस रखेंगे। जैसे कि ब्लड में जो है शुगर को बैलेंस रखना, ब्लड में जो है ग्लूकोज को बैलेंस रखना, ठीक है। तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो हमने ऊपर पढ़े हैं वो हार्मोन्स हैं और वो ग्लैंड जो हैं सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो स्टमक भी कुछ इस तरह का है, ग्लैंडुलर नेचर है, इसने भी कुछ ना कुछ सिक्रीट करना होता है। तो ये क्या सिक्रीट कर रहा है, क्या खारिज कर रहा है, म्यूकस, ठीक है। म्यूकस खारिज करेगा। म्यूकस लाइंस द इनर वॉल। अब ये म्यूकस जो होती है ना वो स्टमक की जो इनर लाइन बना देती है, यानी कि स्टमक के अंदर क्या बनाती है, ये देखें स्टमक अगर आप देखें तो इसकी इनर लाइनिंग क्या होगी, म्यूकस टाइप होगी। और इसके बाद प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एसिड। और जितना एसिड आता है या जो खुराक में प्रेजेंट हो या जो बॉयल है जो आके जो खुराक को हजम करवाएगा वो सारा एसिडिक फॉर्म, वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो उस एसिड को क्या करता है, उस एसिड से ये कौन सी लाइन बचाती है, ये म्यूकस वाली लाइन बचाती है। आप कहता है ये जो टिश्यूज कहता है इनकी नेचर ग्लैंडुलर है और ये सिक्रीट कर रहे हैं म्यूकस को। और ये म्यूकस कोई, अब ये स्टमक की जो इनर लाइन है अंदर की तरफ जो लाइन बना रहे हैं एक, और वो लाइन जो है वो किससे बचाएगी, उसको एसिड से बचाएगी। दिस टिश्यू आल्सो सिक्रीट द गैस्ट्रिक जूस। अब ये टिश्यू जो है वो गैस्ट्रिक जूस भी जो है सिक्रीट करता है। डैट कंटेन्स द एंजाइम, जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रिक का मतलब यही लेना है कि जो किसी डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से, स्टमक के हवाले से उसे गैस्ट्रिक टिश्यू कहेंगे। अब ये एंजाइम यहाँ पे कौन सा खारिज कराएगा, पेप्सिनोजन। ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के हवाले से, फॉर प्रोटीन डाइजेशन, ताकि प्रोटीन जो हो क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। तो हमारी खुराक में प्रोटीन्स भी होती हैं, फैट्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जिनको शुगर्स बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रोटीन को हजम करवाने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, पेप्सिनोजन। ये कौन सिक्रीट करेगा, इसको एपिथेलियल टिश्यू सिक्रीट करेंगे। इसने पहले एक सिक्रीशन सिक्रीट की हुई है, वो है म्यूकस की। ये म्यूकस जो है वो इसकी इनर लाइन है। स्टमक की इनर लाइन क्या है, म्यूकस। और म्यूकस किससे बचाएगी इसको, एसिड से। अब पेप्सिनोजन, अगर हमने प्रोटीन को हजम करवाना है तो हमारी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू क्या करवाएंगे, तो है गैस्ट्रिक जूस जो है सिक्रीट करेंगे। और उस गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, पेप्सिनोजन। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड BHCl, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करवाएगा, ये भी इसमें गैस्ट्रिक जूस में दो चीज़ें प्रेजेंट है, पेप्सिनोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। पेप्सिनोजन प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाएगी और हाइड्रोक्लोरिक एक्टिवेट करेगी। एक्टिवेट क्या करेगी, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगी टू पेप्सिन। आप देखें ये पेप्सिनोजन काम नहीं कर सकता, लेकिन इसको एक्टिव करवाने के लिए, इसको फंक्शन करवाने के लिए इसको कन्वर्ट करेगा HCl किसमें, पेप्सिन में। ये पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट होगा, तो फिर क्या होगी, प्रोटीन डाइजेस्ट होगी। होप सो आपको इतना समझ आ गई हो। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे किस्म के जो टिश्यूज स्टमक में प्रेजेंट होते हैं वो है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता चल रहा है कि वो कनेक्ट करके रखेंगे। इट लाइज बीनेथ द एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है।
इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इसने एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है कि अब ये देखें किसी कोई ना कोई किसी चीज़ का कोई स्ट्रक्चर होता है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन रहेगा, क्योंकि वहाँ पे क्यों क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। अब कहते हैं इसमें कंटेन्स होते हैं ब्लड वेसल्स, अब इसी टिश्यूज़ में ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है। ब्लड वेसल हर ऑर्गन का पार्ट है, लेकिन वेसल्स भी होंगी, नर्व्स भी होंगी और लिम्फेटिक्स भी होंगी, ठीक है। वाइट फ्लूइड की जो होती है ना वेसल्स, एक कुछ किस्म की वेसल होती है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है, कुछ किस्म की वेसल्स होती हैं जिनमें कुछ माया सा फ्लूइड सा जो है वो फ्लो कर रहा होता है, और वो जो है हमारी बॉडी को जो है बाहर के जो बैक्टीरिया हैं या जो भी बैक्टीरिया वायरसेस या कोई ऐसे हार्मफुल चीज़ें होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि वो हमारा इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मदाफ़त जिसे हम बोलते हैं। तो नर्व्स जो हैं वो ब्रेन से आ रही होती हैं, वो उन्होंने सिग्नल्स देने होते हैं। वेसल जो होते हैं वो या तो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेंगे अगर वो स्टमक में हैं, इंटेस्टाइन में हैं, ठीक है, या तो उन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेंगे और बाकी पार्ट्स तक पहुंचाएंगी। तो नर्व्स जो हैं वो ब्रेन से आ रही हैं, वो सिग्नल्स पहुंचाती हैं कि इस टाइम ये फंक्शन होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। और लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो सारा हमारा इम्यून सिस्टम है, जिसमें ऐसी वेसल्स प्रेजेंट होती है जिसमें वाइट फ्लूइड होता है। मसल टिश्यू नंबर 3, तीसरे किस्म के जो हमारे स्टमक में टिश्यूज प्रेजेंट है वो है मसल टिश्यू। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स, यहाँ पे स्मूथ मसल्स की जो हैं 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ये तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, ठीक है, ये देखें ये हमारे पास क्या है, मस्कुलर मसल टिश्यू, ये 3 किस्म के हैं, नजर आ रहे हैं। ये होते हैं एक तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, मिडल में होती है सर्कुलर लेयर मिडल में सर्कुलर लेयर होती है एंड द इनर जो होती है वो ओब्लीक लेयर होती है, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, लॉन्गिट्यूडनल जो होती है ना वो लॉन्ग फॉर्म में होगी इस तरह से, इसमें जो है मसल्स प्रेजेंट होंगे वो किस तरह से होंगे, इस तरह से होंगे। अब कहते हैं दरमियान में ओब्लीक किस्म की होती हैं, इस तरह से इस तरह से। ये कौन सी किस्म है, ओब्लीक किस्म की। अब जो नीचे इसके प्रेजेंट है जो मिडल में है वो सर्कुलर लेयर है, वहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में क्या होंगे, मसल्स प्रेजेंट होंगे। अब कहता है कि दीज मसल कंट्रैक्ट, अब ये मसल कंट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये मसल कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं टू मिक्स द फूड को मिक्स करने के लिए विद द गैस्ट्रिक जूस। अब मैंने बताया था ना स्टमक जो है वो क्या करता है, फूड को मिक्स करेगा, फूड को जैसे पीसेगा, तो वो कैसे पीसेगी, कैसे वो मिक्स होगी, जब ये मसल्स क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे। जब ये सिकुड़ेंगे रिलैक्स होंगे, फिर सिकुड़ेंगे तो वो फूड को क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं उसकी विद द गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस एपिथेलियल टिश्यूज ने सिक्रीट किया है ना, उस जूस के साथ इसने क्या करना है, फूड को मिक्स करना है। अब कहते हैं आउटर कनेक्टिव टिश्यू, और सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है ये वाली, ये हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। हम अंदर से आए ना, ये देखिए पहले आया था म्यूकस, जिस और वो किसने पहले आया था, एपिथेलियल, जहाँ पे म्यूकस की लाइन उसने एक बना दी थी। उसके बाद क्या आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू, ये वाइट वाला आपको क्या नजर आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद क्या आ रहे हैं, मसल टिश्यूज। मसल्स के बाद बाहर की तरफ क्या है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ये सारी वाइट जो स्मूथ किस्म की है वो क्या टिश्यूज है, आउटर कनेक्टिव टिश्यूज, इन्हें हम क्या बोलेंगे, आउटर कनेक्टिव टिश्यूज। इट इज ये सबसे आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर वाली है लेयर डेट इन सर्कल्स द स्टमक एंड सपोर्ट्स इट। अब ये इसको एक शक्ल और एक सहारा सा प्रोवाइड कर रही है। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं, ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। अब ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन बॉडी में 11 है, ठीक है, जिसमें स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, और इसके अलावा कौन सा सिस्टम है, इस तरह से 11 बनते हैं ये। यहाँ पे हम सिर्फ चंद देंगे और उनमें है सबसे पहले हेयर आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ ऑर्गन सिस्टम विच फॉर्म द ह्यूमन बॉडी, जो कि ह्यूमन बॉडी बनाती हैं। स्केलेटल सिस्टम जितने भी बोन्स हैं, और बोन्स के साथ 2 बोन्स ज्वाइन है, तो वहाँ पे क्या बना रही हैं, जॉइंट बना रही हैं। तो बोन्स, जॉइंट्स और उनके साथ जितने भी अटैच कार्टिलेज हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, स्केलेटल सिस्टम। अब इसका बहुत ही ये देखें साफ और सीधा सा इसका फंक्शन है, इसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। मज़ीद क्या फंक्शन है वो हम अपनी बुक में देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स, इसमें बोन्स पे मुश्तमिल है। कार्टिलेजिस बोन्स टाइप होता है, लेकिन ये बोन ज़रा रिजिड सी होती है, तो कार्टिलेज जो होता है वो ज़रा लचकदार होता है। एंड टेंडेंट्स, और इसमें टेंडेंट्स भी होते हैं। टेंडोन्स जो हैं वो भी आप पढ़ेंगे डिटेल से। इट प्रोवाइड्स, कहता है ये जो है प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर, इसने एक साख्त प्रोवाइड करनी है, एक शक्ल देनी है, सपोर्ट, सहारा एंड प्रोटेक्शन और हिफाजत टू द बॉडी को।
इट सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर मसल्स टू अटैच। अब देखिए ये इसने ऐसा फ्रेमवर्क देना है, ऐसे काम करने का इसने क्राइटेरिया देना है कि वहाँ पे मसल जो हैं वो अटैच हो जाएं, अलाउइंग द मूवमेंट्स, ताकि बॉडी क्या करे, मूवमेंट्स करे, बॉडी की मूवमेंट के लिए मसल्स इसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो एक फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करेगा या परफॉर्म करेगा एज अ फ्रेमवर्क। इट आल्सो स्टोर्स मिनरल्स, और इन्हीं हड्डियों में, इन्हीं जॉइंट जो है कार्टिलेजेस में क्या होता है, मिनरल स्टोर हुए होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं ब्लड सेल्स। तो जितने भी ब्लड सेल्स बनते हैं वो बोन्स में बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। इस आप हायर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने स्टमक को डिटेल से पढ़ा कि कौन कौन से टिश्यूज़ हैं और ब्लड वेसल्स कौन से टिश्यूज़ के साथ जो हैं मौजूद हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना भी फूड हजम करने वाले मैंने बताया था। अब इसमें देखें माउथ से लेके ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पे मुश्तमिल ये जो है पूरा सिस्टम है। इसमें ये सारे ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। और माउथ, मुंह से स्टार्ट, मुंह को कहते हैं। उसके बाद जो लंबी नाली स्टमक तक जाएगी उसे हम एसोफेगस बोलेंगे। एसोफेगस के बाद इस तरह का स्टमक वाला स्ट्रक्चर आएगा और स्टमक के बाद यहाँ से जो है वो इंटेस्टाइन या आंतड़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले इसके साथ स्मॉल होगी और फिर बाद में ये स्मॉल से आगे जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन अटैच होगी। दिस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन, और ये जो सिस्टम है वो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फूड जितनी फूड है वो इसी ने ही, इस सिस्टम ने ही डाइजेस्ट करनी होती है। एंड द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, और फूड जितनी डाइजेस्ट होनी है वो भी इन्हीं ने करनी है और साथ में एब्जॉर्ब भी करनी है, ठीक है। वो बॉडी के बाकी पार्ट्स में कैसे जाएगी, जब उनमें छोटी छोटी वेजल्स जो हैं उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी तो वो बाकी सेल्स की तरफ लेके जाएंगी उनको, और जो है वो बॉडी का निज़ाम चलता रहेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब सांस लेने का जितना भी है ना उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, उसमें लंग्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑर्गन आ जाता है उसमें, ठीक है। ये पेयर होते हैं, एक पेयर, हर बॉडी में एक पेयर प्रेजेंट होता है लंग्स का। ट्रैकिया, ठीक है, जो हवा को जो है लंग्स तक लेके जाएगी उसको हम ट्रैकिया बोलेंगे। उससे पहले जो है छोटी छोटी जो पार्ट्स को, पोर्शंस को अलग से नाम दिया गया है। तो ये विंड पाइप है, यानी यहाँ से आवाज़ जो है फेफड़ों में दाखिल होगी। एंड द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जो आगे यही जो ट्यूब है जो हवा को लेके आ रही है, यही जो पाइप है आगे जो है दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा। हर ब्रोंकाई को ब्रोंकस बोलेंगे, ठीक है। ये विंड पाइप जो आगे दो जो है ट्यूब्स में डिवाइड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। दिस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये सारा सिस्टम जो है गैसों का तबादला कर रहा है। गैसेस कहाँ हैं, कहाँ से आएंगी, ये इन्वायरमेंट से आएंगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आएंगी और हवा के जरिए से, एज अ एयर, ठीक है। एयर क्या है, गैसेस हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। तो उन गैसेस का तबादला कैसे होगा, O2 हम यूज़ कर रहे हैं हमारे हर सेल में जो रेस्पिरेशन होती है, जहाँ हमें हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, किस प्रोसेस से आएगी, रेस्पिरेशन से आएगी। रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है, सेल्स में होती है। तो सेल्स में तो इसलिए तो वहाँ पे हमें O2 की ज़रूरत होती है। तो रेस्पिरेशन करवाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजन हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कैसे ले रहे हैं, थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, लंग्स। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में बन रही है रेस्पिरेशन के थ्रू, वो एक्स्ट्रा जो है एक्सेस CO2 वो ब्रेन सिग्नल देगा कि लंग्स को कि अब ब्रीथिंग का अमल तेज़ कर दो। तो वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में इजाफी पड़ी है उसको क्या करेगा, बॉडी से एक्सपेल करेगा। तो वो भी, उसमें भी कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है, रिस्पिरेटरी सिस्टम। बिटवीन द बॉडी एंड इन्वायरमेंट, जिस्म और बाहर के माहौल के दरमियान जो गैसों का तबादला हो रहा है, गैसेस इनटेक हो रही हैं, गैस को एक्सपेल किया जा रहा है, तो उस सब सिस्टम में कौन इन्वॉल्व है, रिस्पिरेटरी सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, जितना भी मसल्स का सिस्टम है मतलब उसका काम कंट्रैक्शन है। कंट्रैक्शन से ना बॉडी टेम्परेचर ज़रा बढ़ता है, यानी कि अब हम शिवर कर रहे हैं, कांप रहे हैं, ठंड लग रही है, तो मसल्स क्या हो जाएंगे, कंट्रैक्ट हो जाएंगे। जब कंट्रैक्ट होंगे तो हीट इंक्रीज हो जाएगी। तो मस्कुलर सिस्टम कहता है इट इंक्लूड स्केलेटल मसल्स। इसमें स्केलेटल सिस्टम के साथ जितने मसल्स अटैच उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल मसल्स, विच अटैच टू द बोन्स। अब ये जो बोन्स के साथ अटैच हैं, दीज मसल्स कंट्रैक्ट टू मूव बोन्स, तो इसीलिए तो बोन्स मूव कर रही हैं, ठीक है। इट अलाउज मूवमेंट, इससे जो है बॉडी मूव करती है, मूवमेंट के लिए अलाउ करती है। लोकोमोशन का मतलब ये है कि प्लेस टू प्लेस जो है वो मूवमेंट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाना क्या कहलाएगा, लोकोमोशन। वैसे ऐसे मैं अपना हाथ ऐसे मूव करवा रही हूँ तो ये क्या है, मूवमेंट है। लेकिन मैं उठ के इधर से जो है वो दूसरे जो है रूम तक जाऊँगी तो वो क्या होगी, लोकोमोशन। इन दी बॉडी में
नर्वस सिस्टम, इट इंक्लूड्स ब्रेन, इसमें ब्रेन इंक्लूड है, दिमाग है, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना वो क्या है, ब्रेन के साथ, ब्रेन के जो है जो होता है लास्ट पार्ट होता है ना पीछे की तरफ, वहीं से ये स्पाइनल कॉर्ड जो है स्टार्ट हो जाती है और साथ में छोटी छोटी ट्यूब्स की फॉर्म में नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। दीज द नर्वस सिस्टम एक कोऑर्डिनेट, ये इसका काम कोऑर्डिनेशन का है। हर बॉडी का हर पार्ट सेपरेट सेपरेट काम करने लग जाए तो बॉडी में जो कहते हैं कॉन्शियसनेस और थिंकिंग ये कहाँ से आएगी, ठीक है। जो हमें पता चलता है कि ठंड है जो है, अब गर्म मौसम है, ये चीज़ें जो है वो क्या है, खट्टी है, ये मीठी है, ये हमें कैसे पता चल रहा है, ये सारा नर्वस सिस्टम है। जो नर्व्स हैं जो ब्रेन से हमें मैसेजेस ला के, जो स्टिमुलस जिसको हम बोलते हैं वो ला के जो है वो बॉडी के उस पार्ट तक पहुंचाएंगी और हमें फीलिंग आएगी। तो वो सब जो है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ये क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, आपस में लिंक है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इसका काम कोऑर्डिनेशन का होता है। ये कोऑर्डिनेट करेगा, कंट्रोल करेगा बॉडी के फंक्शंस को थ्रू द नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस के जरिए से ये बॉडी के तमाम फंक्शंस को कोऑर्डिनेट भी करेगा और उनको कंट्रोल भी करेगा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, इट इंक्लूड्स हार्ट, इसमें हार्ट इंक्लूड है, ब्लड वेसल्स मौजूद हैं और ये वेसल जो होती हैं ना वो 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। ये 3 तरह की होती हैं। और ब्लड भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है। दिस सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, इन्होंने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना है, हार्मोन जो हैं वो भी ब्लड के थ्रू ही जाएंगे। वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने भी हैं बॉडी के अंदर वो सब जो हैं कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। जितने भी जो अगर किसी बॉडी के पार्ट को न्यूट्रिएंट चाहिए, कोई चीज़ चाहिए तो भी ब्लड उसको वहाँ तक पहुँचाएगा, वो सर्कुलेटरी सिस्टम उसको हम बोलेंगे। अगर कोई वेस्ट को बॉडी से एक्सपेल करना है, जैसे CO2 को एक्सपेल किया था तो ब्लड उसको कहाँ पे लेके जाएगा, लंग्स की तरफ लेके जाएगा। अगर बॉडी ने कोई वेस्ट वाटर, एक्सेस वाटर और उसके साथ अमोनिया जैसे जो है केमिकल्स को बॉडी से बाहर निकालना है तो वो कौन करेगा वो ब्लड वेसल्स करेंगी, उनमें मौजूद ब्लड करेगा। ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लड को कहाँ पे लेके जाएंगी, उस एक्सेस चीज़ों को ब्लड के साथ कहाँ पे लेके जाएंगी, किडनीज के पास। किडनीज उनको बॉडी से यूरिन की फॉर्म में आउट कर देगा, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया हो और पसंद भी आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।